गुड इवनिंग। और सब लोगों को मालूम है कि 2022 का रिजल्ट 2023 में आया है यूपीएससी का। और जो कुछ बातें हैं जो आम लोगों को जाननी चाहिए उसके ऊपर मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा। हमारे बिहार में जहां पे डेवलपमेंट का स्तर जो है वो काफ़ी नीचे है, वहां पर जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स है वो काफ़ी महत्व रखता है। और इस बार टॉप 10 में 10 जो है टॉप 10 में यानी 10 में से 3 जो है वो बिहार के छात्र हैं, छात्र छात्रा। तो इस हिसाब से छात्रा ज़्यादा है, तो इस हिसाब से जो है ना वो थोड़ा सा लोगों में अलग उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। तो क्या इतना उत्साह होना चाहिए जितना उत्साह बिहार में है? उत्तर भारत में आखिर आईएएस या यूपीएससी की क्या अहमियत है? दक्षिण भारत में क्या अहमियत है? और कितनी अहमियत होनी चाहिए या वास्तव में होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो इसी सब सारे मुद्दे पे मैंने सोचा कि एक बार एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों से कर लूं। इसी चर्चा के क्रम में मैं आप लोगों से मुखातिब हूं और चाहता हूं कि आप इस चर्चा को टू वे करिए। टू वे यानी कि जो मैं बात बोल रहा हूं तो आपके कमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर में आने चाहिए। आपके क्या विचार हैं वो भी साथ साथ आने चाहिए। प्लस यूपीएससी किस तरह से ज़िंदगी को संवार रहा है या बिगाड़ रहा है, या फिर जो तैयारी कर रहे हैं अभी उनका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, बधाई हो, ईमानदारी से काम करें, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है और आपकी जो ट्रेनिंग होगी, आप फील्ड में जाने के बाद आपको बिल्कुल विपरीत चीज़ देखने को मिलेगा। और जहाँ तक मेरा बहुत साफ नज़रिया होता है कि आप एक देखिए, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि चपरासी से लेकर डीएम तक जो हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, एक ही जैसे काड़े होते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एक सिपाही से लेकर के डीएम तक का जो क्रम है, उनके कार्यशैली में, या निचले पायदान से लेकर ऊपरी पायदान पर जो लोग हैं उनके कार्यशैली में और बाकी चीज़ों में बहुत कम का फ़र्क होता है। बिल्कुल मैं एकदम समझदारी से बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के अंतर्गत सबको राइट्स मिले हुए हैं। तो कोई डीएम हो जाने के बाद राजा हो जाए या जिस तरह की बात है वो संभव नहीं है, या फिर एसपी भी हो जाए तो वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। और एक मामूली आदमी के साथ पंगा लेकर के भी बड़े बड़े लोग जो हैं उनको अपने आप से या अपने पोस्ट से और बाकी चीज़ों से विदा लेना हुआ है। उस सब के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग अपने टॉपिक पे ही रहेंगे। तो देखिए, रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट में क्या है कि जिनका सिलेक्शन हुआ उन लोग तो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही लोग थे जो योग्य होने के लायक थे। जो क्रम होता है, ठीक है, जो क्रम है, सिलेक्शन का क्रम है, उस क्रम में काफ़ी कुछ होता है। काफ़ी कुछ यानी कि आप देखिए, जो काफ़ी कुछ जो है वो बदलता है समय के साथ साथ। जैसे मैं पहले बात करूं तो प्री सेक्शन जो होता है, इसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस, उसमें जो प्रश्न होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी के की ही सही हों। तो सबसे पहले कई सारे सफल लोग हैं जो एक नंबर से या एकदम कटअप पे ही आके सफल हुए। तो उन्होंने एकदम से कटअप पे आकर के बाई चांस वो उनका क्वालिफाई हुआ। बाद में जब उन्होंने मेंस दिया तो मेंस में उनसे अच्छी भी कॉपियाँ रही होंगी, लेकिन जो एग्जामिनर्स के पास गए उन्होंने उस कॉपियों पे उनको मार्क्स नहीं दिया, और कुछ लिबरल टाइप के एग्जामिनर्स ने ज़्यादा मार्क्स दे दिए उन छात्रों को जिनकी कॉपी थोड़ी हल्की थी। ऐसा सिचुएशन होता है, यूपीएससी में भी होता है, बीपीएससी में भी खूब होता है। इसके बाद इंटरव्यू में कुछ बोर्ड्स हुए जो लिबरल बोर्ड थे, जिन्होंने ज़्यादा मार्क्स दिए, और कुछ बोर्ड ज़्यादा सख्त थे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग, लगभग 50% प्लस लोग हैं, 60% प्लस लोग हैं, 60% से प्लस लोग हैं जो सिलेक्शन के दायरे में आ गए, और कई गुना ज़्यादा लोग थे जो सिलेक्शन के दायरे में से बाहर चले गए। तो सिलेक्शन के दायरे से जो बाहर चले गए, तो अब उनके लिए यूपीएससी कुछ योजना लेकर के आई है। ज़रूरी नहीं कि वो योजना जो है अभी सफल रहे, लेकिन अभी कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो हो रहा है। अब क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, हम लोग उसके ऊपर में फिर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। तो अभी हम लोग उसके बारे में गहराई से नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने जो मतलब की बात है उसी को हम लोग देखेंगे। तो जो सेलेक्ट नहीं हो पाए,
ठीक है, उनको निराश होना चाहिए क्या? उन्होंने काफ़ी स्टडी किया, काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे त्याग किए, अपने घर को छोड़ दिया और अपने कई सारे सपनों से किनारा कर लिया, और यूपीएससी की तैयारी के क्रम में उनके स्किल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यूपीएससी आप देखिए तो आपको ज़्यादातर जो है यूपीएससी की तैयारी में सामाजिक मुद्दों से जूझना पड़ता है। जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सोशल इश्यूज़ है, इससे आपको उलझना पड़ता है। ठीक है, आप समझते सब कुछ हैं, सोशल इश्यूज़ में समझते कुछ हैं, सब कुछ, लेकिन अगर आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए यूपीएससी में तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। जिस सोसाइटी के लिए आप काम करना चाहते हैं या यूपीएससी करके ये चाहते हैं कि उनके लिए काम करें, कई लोग कमाने के लिए भी यूपीएससी करना चाहते हैं और सफल भी होते हैं। बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो पहले दिन से ही भ्रष्ट हो जाते हैं, उसके बारे में तो चर्चा ही अलग है। सारी बात बढ़िया लिखने वाले भी कई लोग काफ़ी करप्ट होते हैं, जिन्होंने दहेज के ऊपर में बहुत अच्छा लेख लिखकर, ऐसे लिख करके सिलेक्शन पाया, वो खुद दहेज लेते हैं अपनी शादी में। और फिर बिहार जैसे स्टेट में तो दहेज का रेट वेट सब फिक्स है। इस बार ये बहुत अच्छा हुआ है कि लड़कियों की परसेंटेज बहुत अच्छी रही है, लगभग 34% गर्ल्स जो है वो सेलेक्ट हुई है। अभी तक हाईएस्ट है, अभी तक का 5 साल 8 साल का देखें तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव है। और लड़कियां ही टॉपर भी हो रही है, ये भी बड़ा शिफ्ट है, ये चीज़ है। लेकिन हम देखें कि गांव देहात के वो बच्चे जो दिल्ली और बड़े महानगर में गए वही सेलेक्ट हुए, वो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं जो गांव देहात के परिवेश में रहे। यानी सामाजिक मुद्दों के बीच में जो रह रहे हैं, देखा जाए तो उनमें सामाजिक मुद्दों की समझ ज़्यादा होनी चाहिए और उनकी लेखनी में वो चीज़ झलकनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि गांव के बच्चे जो शहरों में जाके पढ़ रहे हैं या एलाइट क्लास के बच्चे जो शहरों में हैं, वो गांव के मुद्दों पे ज़्यादा अच्छा लिख रहे हैं। समझ तो क्या रहे हैं वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन लिख रहे हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, इसलिए वो सेलेक्ट हो रहे हैं। और जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, बहुत बार तैयारी की, किसी का लास्ट अटैम्प्ट भी होगा, भाई मैं ऐसे जो है ना सारे मनोभावों से खुद भी गुजरा हूँ और मैं अभ्यर्थी रहा हूँ और मुझे मालूम है 2 मेंस और 1 इंटरव्यू मैंने भी दिया है और बहुत ज़्यादा ही कम मार्क्स से मेरा सिलेक्शन रुका। लेकिन मेरे पास कंप्यूटर साइंस में एक अतिरिक्त डिग्री थी जिसके कारण मैंने अपने सिस्टम को संभाल लिया बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं। यहाँ पर जो मेन थीम ये है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके आगे की राह क्या हो। अब यूपीएससी ने बहुत अच्छा किया है कि उनके लिए एक डेटा को शेयर करेगी सरकार और उनको भी नौकरी के दूसरे अवसर मिलेंगे, ये चीज़ है। लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो अक्लमंद नहीं है। लगभग जो है काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेंस दिया है और सभी लोग योग्य हैं जो अधिकारी बन सकें, लेकिन उतनी सीटें नहीं हैं। और आप देखिए कि भारत जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, वहां 1000 से कम सीटों के लिए लाखों लोग होते हैं लाइन पे। बहुत लोग बहुत समझदार भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी फेज में जाकर के वो आउट हो जाते हैं। तो उनकी समझदारी पे संदेह नहीं करना चाहिए। और रही बात जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूँ जिन्होंने इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट नहीं हुए, बार बार दिया और सेलेक्ट नहीं हुए, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 2015 वाले एग्ज़ाम में मैं इंटरव्यू के लिए मैंने एक लंबा सा गैप लिया था 2015 और 16 में, और मैं मुखर्जी नगर और बाकी के पूरे हिस्से का मैंने चक्कर लगाया था। मुझे बड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मैं आईएएस तो बन ही जाऊंगा। मैंने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, बहुत सारा कुछ किया है, ये मुझे लगा था। कई बार ऐसा भी लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे कुछ पेपर्स गड़बड़ हो गए हैं और मैं काफ़ी डाउन फील भी कर रहा था। दोनों ही चीज़ें थी मेरे साथ। कई बार लगा भी कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, बहुत हो जाएगा। कई बार ऐसा भी लगा कि नहीं होगा। दोनों ही मेरे साथ एक ही मानसिकता जो है वो लगातार रही मेरे साथ। फिर मैं कभी मार्कशीट दिखाऊंगा आप लोगों को, अपनी मार्कशीट जो है वो जल्दी शेयर करूंगा कभी भी, या हो सकता है ना भी शेयर करूं। मार्कशीट तो होगी मेरे मेल पे या कहीं पे पड़ी हुई जरूर निश्चित ही होगी।
कुछ हाइड अप कर दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर मैं, है ना। अभी भी दिखा सकता हूँ, अगर मेल वेल पे खोलूँ यहाँ पे, इस पर तो खोली जाएगी। तो देखिए, तो वहाँ पर मुझे कई बार डाउन भी फील होता था कि नहीं होगा, कई बार लगता था कि एकदम हो ही जाएगा, मैं एकदम खास हूँ। लेकिन मुखर्जी नगर में अपने प्रवास के दौरान मैंने देखा कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे, जो कोई ना कोई कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे थे या एसोसिएट थे, अभी भी मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो एथिक्स इन एथिकल वे और बाकी चीज़ें क्लासेस वगैरह लेते रहते हैं। मैं उनको देखता हूँ, उन सारे लोगों को, कि उनकी क्या मतलब टेंडेंसी थी उस समय में। किसी ने 3 बार इंटरव्यू दिया था, किसी ने 4 बार इंटरव्यू दिया था, किसी ने 6 बार इंटरव्यू दिया था। हाँ, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी की। और बहुत सारा वक्त उन्होंने अपना जो है इसमें गंवाया था, बहुत सारा समय भी दिया था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा था, मतलब बिल्कुल हाथ खाली थे। यानी कि कई बार लोग बोलते थे अगर ऐसा ही कभी नौकरी आ जाएगा तो हम कर लेंगे। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। कई बार ये लोग बोलते थे कि कोई भी जॉब आएगी तो मैं कर लूँगा, इवन कि अच्छे टीचर्स की भी जॉब आए तो मैं कर लूँगा। तो उस समय यूपीएससी में ये सहूलियतें नहीं थी, और न ही यूपीएससी में कुछ इस तरह का सिलेबस रहा है जिससे जो छात्र, जो अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं, उनके स्किल में कुछ डेवलपमेंट हो। तो वो क्या सांप सीढ़ी का मामला है, हो गया सिलेक्शन बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो बहुत ख़राब स्थिति होती है। 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें से जो है 50% तो एग्ज़ाम देते ही देते हैं, और लास्ट में जो है सेलेक्ट होते हैं 1000 के करीब करीब। तो आप देखिए कि क्या सक्सेस रेट है। और इसके बाद यहाँ से फिसले हुए बहुत सारे लोग हैं, स्टेट सर्विसेज में आ जाते हैं। इसके बाद भी लाखों में जो है वो संख्या होती है जो किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो उनके लिए जो है प्री और मेंस देने वालों के लिए यूपीएससी ने कुछ किया, इंटरव्यू तक देने वालों के लिए यूपीएससी ने इस बार व्यवस्था कर रखी है, और शायद पुराने वालों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था रहेगी। तो सब लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर लोग दूर दराज में हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे, बहुतों को मैं निजी रूप से जानता हूँ, जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी मैं जानता हूँ, और जो नहीं सेलेक्ट हुए बहुत बार इंटरव्यू दे करके भी, उनका दुख भी जो है ना महीना 2 महीना या 6 महीना ही रहता है। इसके बाद वो दुख जो है ना वो कम होते होते ख़त्म हो जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर मुझे ओपी चौधरी सर की बात याद आती है, जो इंटरव्यू के टिप्स देने के दौरान उन्होंने बताई थी। ओपी चौधरी सर वही दांतेवाड़ा के जो डीएम रहे हैं, और बाद में वो बीजेपी से रिजाइन दे करके बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, बाद में उन्होंने अपना इलेक्शन लूज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि आईएएस बन के आप बहुत बड़ा धब्बा भी हो सकते हैं, और आईएएस न बन के आप बहुत अच्छा वर्क भी कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन थे जो कुछ नहीं थे, यूपीएससी की उन्होंने तैयारी तक नहीं की, या तैयारी की नहीं हुआ सिलेक्शन, पॉलिटिशियन बने, मंत्री बने, और पूरे विभाग को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। और बहुत सारे आईएएस थे जो अपना काम ढंग से नहीं कर पाए, या सिलेक्शन लिस्ट में गए भी तो उनका काम सही तरीके से नहीं हो पाया। इसके बाद ऐसा नहीं हो गया जो वो गॉड ही हो गए जिनका सिलेक्शन हो गया। मतलब होता है ना, हर बार रिजल्ट आता है तो मुझे खुद ही दुख होता है, और बहुत दिनों से होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं उस दुख को लेता नहीं हूँ। सिलेक्शन होता है तो मुझे एक बार आह ज़रूर आती है कि काश मेरा भी लिस्ट में नाम रहता। और ये जो है ना, मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स हैं अभी, वो गांव ग्रामीण मेंटलिटी से हैं, वो तो इतने ब्रॉड मेंटलिटी के नहीं हैं कि एकदम से सपोर्टिव हो जाएं, या हम जहां रह रहे हैं वहां की मेंटलिटी भी इस तरह की नहीं है कि जहां पे लोग एकदम ब्रॉड मेंटलिटी की है। लोग बड़े अलग टाइप के होते ही हैं, इसमें कुछ अनहोनी नहीं है। कॉमन ह्यूमैनिटीज़ वगैरह हो जाए इंसानों में, ये बहुत बड़ी बात होती है। सामान्य मानवीय गुण हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे कि मैं जिस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस बात को, तो मैं काफ़ी घायल अवस्था में हूँ। जैसे बाइक स्लिप हो गई थी मेरी, तो मेरा ये बायां हाथ बहुत बुरी तरीके से ज़्यादा ही दर्द कर रहा था, अभी भी दर्द कर रहा है। और मेरा जो बायां पैर है उसमें इतनी टूट फूट हो गई और कपड़े उपड़े पूरे बर्बाद हो गए कि मुझे बहुत परेशानी है। लेकिन एक होता है ना कि पेन किलर खा करके मुझे नहीं करना था कुछ भी, तो मैंने क्या किया कि खुद सारे दर्द को बर्दाश्त किया
और इससे तो बड़े बड़े दर्द बर्दाश्त किए हैं। मानसिक दर्द ज़्यादा बड़ा होता है। जिनका सिलेक्शन ही होगा इस बार, वो ज़्यादा मानसिक तनाव में होंगे। लेकिन ये तनाव भूल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या है, एज है, दोबारा तैयारी कीजिए। और ओपी चौधरी सर की बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि आप आईएएस नहीं बन के भी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने खुद के लिए अच्छा कर सकते हैं। और जो सिलेक्ट हो गए ना, वो भी अपने लिए या सोसाइटी के लिए अच्छा कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे मैं बक्सर डीएम को जानता था, मुझे लगा था कि सर बहुत सुखी हैं और बहुत अच्छी लाइफ है उनकी, लेकिन एक घरेलू विवाद में उलझ करके उन्होंने मतलब अपनी जान दे दी। उन्होंने वीडियो बनाया था, वीडियो काफ़ी अच्छा बनाया था और वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। किसी के रहने या नहीं रहने से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आईएएस बन गए या फिर आप आईएएस नहीं हैं। आईएएस अगर बन गए, आईपीएस बन गए या यूपीएससी में किसी भी रैंक पे सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, आपको पॉलिटिशियंस अपने अनुसार से गाइड करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपके मनोकूल नहीं होंगी और उस समय आप सोचेंगे कि भाई कहीं और जाके काम करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कहाँ फंस गए। और कई लोग उसको एंजॉय भी करेंगे। कई लोग, जैसे देखिए उत्तर भारत में क्या है ना, जो आईएएस या आईपीएस हो गया, ये फ्यूडल हो गया। वो क्या, एक फ्यूडल हो गया, यानी कि एक सामंत हो गया। ठीक है, सामंत वाली उसकी स्थिति हो गई। ठीक है, नए सामंत उनको मैं बोलूँगा, नव सामंत। लेकिन वही दक्षिण भारत में कोई है, दक्षिण जो भारत में कोई लोग हैं, तो वो जानते हैं कि एक आईएएस आईपीएस वगैरह हैं, वो आम आदमी के जैसे सब लोगों से मिलते हैं। चूँकि हमारा सोसाइटी डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है और यहाँ पर रोजी रोजगार का संकट चरम पर है, इसलिए आईएएस का रिजल्ट आया तो उसको प्रमुखता से सभी पेपर ने अपने यहाँ छापा और लगातार टनों इंक इसके ऊपर में जो है वो जाया होगा। और बहुत लोग जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छा माहौल तक ना दिया होगा पढ़ने का, या उसको घरेलू चीज़ों में या बाकी चीज़ों में उसको लपेटे रखा होगा, वो भी बोलेंगे अरे काश तेरा नाम भी होता इसमें। देखिए, अगर बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना है या यूपीएससी में भेजना है तो उसको उसके व्यक्तित्व की ट्रेनिंग बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए, बहुत बचपन से ही। और उसमें जैसे मैं मणिकांत सर को जानता हूँ, हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं सर, तो सर का सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में, लेकिन सर ने सैकड़ों सिलेक्शंस करवाए। उनके दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों का भी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। तो मैं काफ़ी गौर से उनको फॉलो करता हूँ और काफ़ी मिला भी हूँ उनसे कई बार और काफ़ी प्रभावित भी हूँ। समस्तीपुर से ही हैं, मैं भी समस्तीपुर से ही हूँ। और उनके नॉलेज को तो खैर चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, काफ़ी पढ़ते हैं वो और मैं भी काफ़ी पढ़ता हूँ, वो अलग इश्यूज़ है, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे जितने बड़े लोग थे वो चाहते थे कि गांव में कुछ काम करे, लेकिन मैंने गांव में काम शुरू किया तो मुझे पता चला कि गांव में काम करना कितना डिफ़िकल्ट है। लाइट नहीं आती, लाइट आती भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी तरफ से है और बाकी जो भी परेशानियां हैं, लोकल लीडर्स नहीं चाहते कि लोग पढ़ें। और हर कोई, जैसे कि एक एप्लीकेशन भी होता है ना थाने में लिखने का, 1-2 हज़ार रुपया का हिसाब किताब बैठता है, हर कोई खुद लिखने लगेगा, मेल कर सकेगा ऊपर में, तो वो सब का जो सिस्टम जो बैठा हुआ है जाल है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए लोग नहीं चाहते कि हाँ कोई अच्छी एजुकेशन हो, वो अलग इशूज़ है, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और अभी तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेंगे। अभी यूपीएससी की बात हो रही थी, तो अगर बच्चे को अगर पढ़ाना है या जिसको तैयारी करनी हो, उसको अपनी मानसिकता बदलनी होगी और साथ में एक बैकअप प्लान भी रखना होगा कि अगर यूपीएससी नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी गारंटी नहीं है, यूपीएससी में हो सकता है कि सिलेक्शन हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो, तो एक वैकल्पिक प्लान रखना होगा। और ये बहुत सारी सोच रख करके मैं लगातार अपने इस कैरियर में हूँ, जो हमारा भी कैरियर है फ़िलहाल, तो उसमें मैं हूँ और मेरी बहुत कोशिश रहती है कि मैं अपने तरीके से लोगों को गाइड करूँ, हाई लेवल का गाइड करूँ और बिल्कुल जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करने की मेरी इच्छा रहती है। लेकिन कई बार लोग फ्री का महत्व तो नहीं समझते हैं, ये अलग इश्यूज़ है, तो हम लोग इसके ऊपर में बातचीत करते रहेंगे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल हूँ, जो मैंने बहुत बार प्री दिए, गिनती नहीं करूँगा, स्टेट सर्विसेज के भी। खैर मैंने स्टेट सर्विसेज का तो हमेशा निकाला। जैसे बीपीएससी की बात करता हूँ मैं, बीपीएससी के अलावा मैंने कोई और स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दिया, ये मेरी गलती थी।
ये मेरी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मैं ऑलरेडी अच्छे जॉब में था, बहुत अच्छा मेरे पास प्रोजेक्ट्स वगैरह रहा है, तो इसलिए मैंने नहीं दिया और एग्ज़ाम नहीं दिया। सिर्फ बिहार में आने का था तो मैंने सिर्फ बीपीएससी का दिया, तो मैंने हर बार ही निकाला 56 to 59 ये दिया था, इसको भी निकाला। 60 से 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 जो भी था एग्ज़ाम, वो सब मैंने प्री को आराम से क्वालिफाई किया, बहुत अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई किया। इंटरव्यू भी दिए, 64th बीपीएससी में मेरा छठा इंटरव्यू था और उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देखिए ये असल था ना कॉन्फिडेंस कि यूपीएससी में मैंने इंटरव्यू दिया है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो वहाँ तक भी मेरे पास नहीं हुआ। अब यह है कि एमटेक और एमबीए की डिग्री और अपने आप के बदौलत मैंने खुद को संभाला। पीआर वगैरह मुझे मिल सकता है आराम से, लेकिन क्या है कि फ़ॉरेन में जाने के बाद मुझे अकेलेपन का डर था कि अकेलेपन का मैं शिकार ना हो जाऊं, इसलिए मैंने फ़ॉरेन के असाइनमेंट्स को मैंने दरकिनार किया। वो अलग इशू है, उसके ऊपर में नहीं जाएंगे, हम और भी बातें करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सब लोगों को टू वे कम्युनिकेशन करना चाहिए। मुझे जो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे तो क्या मतलब कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ आप मुझे भेज सकते हैं। आपको मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो या अच्छी ना लगी हो, जो भी है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।